अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रहान अहमद और आज का जो हमारा लेक्चर होने लगा है वो 10th क्लास की कंप्यूटर की किताब का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होने वाला है। 10th क्लास के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है इनकी प्लेलिस्ट में वी एस कोड की इंस्टॉलेशन, वो उसको काइंडली प्रॉपरली देख लें, वी एस कोड को इंस्टॉल कर लें, मिन जी डब्ल्यू को इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इस लेक्चर की तरफ फॉरवर्ड मूव करें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ। 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है ना, वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग नाम है उसका, यानी वो डिस्क्रिप्टिव ही है। कुछ एलिमेंट्स को बताया गया है सी प्रोग्रामिंग के, कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है। लेकिन ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ जाता है। उसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रोग्रामिंग, आईडीई क्या होता है, और इसी तरह हाँ टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। फर्दर उसकी डेफिनेशन है मेरे पास इस वक्त बुक अवेलेबल है, मैं आपको बुक ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे पड़ी हुई है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है। पहला चैप्टर जो आज हमने पढ़ना है उसकी बारे में पहले एक ओवरव्यू करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं इनमें, और फिर मुझे आपको क्या बताना चाहिए, आपको कैसे इसे पढ़ना चाहिए और इसकी प्रैक्टिकल असेसमेंट कैसे करनी चाहिए ना। असल मुद्दा होता है प्रैक्टिकल असेसमेंट। देखें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर बच्चा यही कहेगा सर हमें ये बताएं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि जो पढ़ेंगे याद करेंगे वही पेपर में लिखेंगे, उसी से मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं बताऊं, ये जो याद करने का प्रोसीजर है, पढ़ने का प्रोसीजर है ना, ये जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ एग्जाम तक ही महदूद है। इसमें लाइफ की फिर कोई आप उम्मीद ना रखें कि मैंने डेफिनेशन याद की थी तो मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल असेसमेंट करते हुए इसकी मदद मिलेगी। ना भाई ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल फ़ायदा भी हो, तो आपको इसे कोड करना आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल्स आने चाहिए। इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा सबको बारी बारी करके। यूनिट का इंट्रोडक्शन है यार, कौन पढ़ता है आजकल। वैसे तो पूरी आपकी जो किताब है वो सी प्रोग्रामिंग पर कंसिस्ट है। हर टॉपिक का मैं एक स्पेसिफिक, एक ब्रीफली जो है वो जो एसेंशियल इंटरव्यू होगा या एसेंशियल इंट्रोडक्शन होगा वो मैं आपको साथ साथ प्रेफर करता जाऊंगा। पहला आपका टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, आप एक आपको मिसाल से समझाता हूँ। लेट से आप कहीं खाना खाने गए, टेबल है वहाँ पे, प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, ठीक है, और पानी के लिए ग्लासेस हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लेट से आपने क्रिकेट खेलने जाना है तो वहाँ पर पिच होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, बैट बॉल आनी चाहिए, विकेट होने चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, तभी तो यानी कि खेलने का मज़ा आएगा ना। तो वो इन्वायरमेंट होता है। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग्स में कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट एडिटर या कंपाइल, रन जैसे टूल्स होने चाहिए, तभी आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तभी आपके पास वो इन्वायरमेंट होगा जिसमें आप प्रोग्रामिंग को इस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, अगला है आईडीई। आईडीई बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है, एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जो आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मैंने बता दिया प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, काफ़ी मिसालें दी गई हैं यहाँ पे, जिनमें विजुअल स्टूडियो कोड, इनमें एक्स कोड, कोड ब्लॉक्स और डेव सी प्लस प्लस है। देखिए डेव सी प्लस प्लस भी अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो है ना, मैंने आपको बताया था 9th क्लास वाले इससे बखूबी आगा होंगे कि वो किस तरह से आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है। अगर आप वी एस कोड में मैं कहना चाहता हूँ कोडिंग करोगे तो वो मोर देन फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली वो पेज होता है जहाँ पे आप कोडिंग करते हो। ठीक है, और कंपाइलर क्या होता है, ये कंपाइलिंग का प्रोसेस मैं किसी सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है। बड़ी क्लासेस में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे भी इसकी जो ब्रीफली
इंट्रो है वो प्रोवाइडेड है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बिल्कुल छोटा सा मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसको डिटेल से समझाना चाहिए था लोगों को। प्रोग्रामिंग बेसिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ क्या होता है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड से मुराद बेसिकली होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी कुछ ऐसे अल्फाज जो पहले ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। होता है ना, रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप कहते हो यार ये जो सीट है ना, ये जो टेबल है वो हमने रिजर्व करवा ली, इस पर हमारे अलावा कोई नहीं बैठ सकता। इसी तरह से जब कोई प्रोग्रामिंग बनाता है तो सी लैंग्वेज किसने बनाई है? आई थिंक सो डेनिस रिची, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करना, ठीक है। तो जब उसने बनाई ना तो उसने कुछ कीवर्ड्स का प्री डिफाइंड मीनिंग कर दिया कि ये जो अल्फाज है ना वो सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल होगा और किसी काम के लिए नहीं। तो उन्हें हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशंस किए गए हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल, ये सारे हम देखेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं हमारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट बताऊंगा, मैं बताऊंगा इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या कैसे करनी है और इनका मतलब क्या है। भैया सब कुछ एक्सपोज करने लगा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये भी हम पढ़ेंगे और आई थिंक सी चैप्टर ख़त्म हो गया है, नहीं थोड़ा सा रह गया। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्राम में, एंड कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंट से मुराद है एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आप अपना डेटा रख दें उसके बाद चेंज ना कर सकें। वेरिएबल से मुराद है एक जगह, एक स्पेस कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ पे आप अपना डेटा रखें, बाद में उस डेटा को रिमूव करके उसकी जगह कोई और डेटा रखें। देखना वेरिएबल, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएबल के नाम में ही वेरिएशन है, यानी ऐसी स्पेस जहाँ पर बार बार डेटा को रीड एंड राइट किया जा सके। लेकिन कॉन्स्टेंट से मुराद एक दफ़ा डेटा उसमें राइट कर दिया, रीड कर सकते हो, अब दोबारा रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी भी टाइप्स होती हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होता है, रियल कॉन्स्टेंट्स होता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होता है, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए क्या होता है। डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, देखें मैंने ये तो बता दिया कि वेरिएबल्स मुराद एक ऐसी स्पेस जहां पर आप अपना डेटा रख सको और उसको बार बार तब्दील कर सको, यानी पहले राइट किया, रीड किया, अब चाहते हो ये ना हो, अब ये हो जाए, ठीक है ना, तो दोबारा से उसको रिमूव करके उसकी जगह कुछ और रख दिया। लेकिन किस किस्म का डेटा उसके अंदर रखा ना, डेटा भी तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं ना, करेक्टर होते हैं यानी ABC, और फ्लोटिंग होते हैं जिनको रियल भी कहा जाता है यानी पॉइंट वाले। इसके अलावा इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये स्पेसिफाई करना हो कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है तो आप डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे चल के डिटेल से बताऊँगा, अभी मैं ज़रा मोटा मोटा सा जो इसका ओवरव्यू है वो मैं देना चाहता हूँ। नेम ऑफ अ वेरिएबल, अच्छा ये नहीं है कि आप एक स्पेस हासिल करना चाहते हैं, एक स्पेस असाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर स्पेस में से, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसका कुछ भी नाम रख देंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं। सी प्रोग्रामिंग में कुछ रूल्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मेरे ख्याल से 4 रूल्स हैं जी, 4 रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स काइंड। क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल का नाम रखते हो ना, यार आप घर खरीदते हो ना, तो घर एक स्पेस है ना जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है ना। तो मल्टीपल टाइप्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, मल्टीपल नेचर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो क्या होता है देखो, मल्टीपल नेचर्स मीन मल्टीपल टाइप्स, और ये जो घर है वो क्या है, वो ऐसी स्पेस जहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के लोग आ भी सकते हैं, वो चले जाएंगे फिर कोई और आ जाएगा, वो चले जाएंगे फिर कोई और आ जाएगा। तो आपका घर ही वेरिएबल की एग्जाम्पल है। अब आप अपने घर का नाम भी तो कोई रखते हो, होम एड्रेस भी तो रखते हो, तो लेकिन वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? पहला रूल ये कहता है कि आपके वेरिएबल का नाम करेक्टर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, या तो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, या तो आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड अंडरस्कोर साइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड रूल जो ये है वो कहता है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। आप किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता 0 अहमद ना, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है अहमद 0, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। फिर आ जाता है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड मीन कीवर्ड, वो अल्फाज जिनका मतलब पहले ही बनाने वाले ने डिफाइन कर दिया, आप उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली आप वेरिएबल का नाम देने के लिए भी किसी ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो पहले से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व है, ठीक है।
और देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है कि लेट्स से आपने एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें किसी कलर का कोड रखना है, होता है ना, कलर के हेक्स कोड होते हैं, या आपने नंबर सिस्टम का अगर चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, तो वहाँ पे आप कन्वर्जन करते थे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। तो क्या होता था कि आप किसी का भी नाम लेते थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज यानी आस्की टेबल के थ्रू उसकी आप डेसिमल वैल्यू गेन कर लेते थे, और फिर आप जो होता था डिवीजन मेथड के थ्रू उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, होता था ना ऐसा। तो क्या होगा कि आप अगर वेरिएबल का नाम ही बहुत लंबा लिखोगे, तो वो उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो उसका अपना कोड इतना बड़ा हो जाएगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर को। तो क्या होता है कि आपको अपने वेरिएबल का नाम वही रखना चाहिए जिस किस्म का उसमें डेटा स्टोर है, ठीक है ना। अगर उसमें किसी कलर का कोड है, ठीक है, लेट्स से 00011, ये कलर का कोड होगा, मुझे नहीं पता, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो आप अगर इसे किसी वेरिएबल में रखोगे तो उस वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए, कमेंट करो। उसका नाम होना चाहिए कलर कोड। सही है भैया, ये प्रेफरेबल है, ठीक है। और इसके अलावा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि आप वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि आप कैसे उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। और फिर ये चैप्टर मेरे ख्याल से आई थिंक सो ख़त्म हो गया है, हाँ जी ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये इसकी समरी आ गई है। पहले मैं ये मेंशन कर दूं कि इसमें से कौन से टॉपिक्स आपको डिस्कस करने चाहिए, कौन से आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करने चाहिए। मैं तो ये प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं आपको जो लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसको रट लो, नहीं। मैं आपको पास्ट पेपर्स डिस्कस करूंगा, उन पास्ट पेपर्स में से जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सवालत हैं उनको मैं मेंशन करूंगा, भैया उनको कर लेना। उनको कर लोगे ना तो पेपर में निकल जाओगे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है। और वैसे तो ये समरी है, ठीक है। इसमें 15 से 16 डेफिनेशंस आई थिंक सो मेंशंस होती हैं हर दफ़ा, आप कोई भी इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी सा सीन है यार इसमें। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है बता चुका हूँ। मैंने बताया है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं मैंने बताया। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है यार, सॉफ्टवेयर होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। आपकी वालदा आपको कोई हुक्म देती है ना किसी काम को करने का, तो वो जो हुक्म है ना वही सॉफ्टवेयर है यार। अगर आप कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक पर्पस को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हो, हदायत देते हो, हुक्म देते हो, तो वही सॉफ्टवेयर है यार, उसी को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक शख्स होता है जिसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके प्रोग्राम लिखता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो लैंग्वेजेस जिनके थ्रू आप सोर्स कोड लिख सको, ठीक है ना। मल्टीपल्स हैं जिनमें सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है, 10th क्लास में स्पेशली सी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल स्टार्ट से देख लें वीडियो, ठीक है। और IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता। मैं आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट भी बताना चाहता हूँ, साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है बुक में से। बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि सर आपने तो डायरेक्ट कोड करके बता दिया, ये नहीं बताया कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है और हमें कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, उन टॉपिक्स के बारे में ज़रा ब्रीफली इंटरव्यू दे दे, ब्रीफली सर इंट्रो दे दे। तो वो भैया मैं अब दे रहा हूँ, तो शिकायत ना रहे किसी तरह की, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है ये भी मैं बता चुका। कंपाइलर मैंने बताया था कि बाद में डिस्कस करेंगे, और ये बाकी एक इसेंशियल टॉपिक है, मैं समझता हूँ जिसे बाद में डिस्कस करना चाहिए सेपरेट वीडियो में। साइंटेक्स क्या होता है, और साइंटेक्स बेसिकली क्या होता है कि वो रूल्स जिनके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है ना। साइंटेक्स, साइंटेक्स कहते हैं रूल्स, रूल्स यानी असूल जिनके तहत किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। और रिजर्व वर्ड्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, कीवर्ड्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये भी मैं बताऊँगा, ये आपको जब स्ट्रक्चर बताऊँगा तो आपको बेटर समझ आएगा। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली जब भी आपको अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी हो जिसे आप चाहते हो ये एग्जीक्यूट ना हो, ये रन ना हो, तो आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। कॉन्स्टेंट्स मैं बता चुका, वेरिएबल्स मैं बता चुका, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन मैं बता चुका, वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन मैं बता चुका, ये सब मैं बता चुका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अब इसके प्रैक्टिकल असेसमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है।
आप लोगों ने VS कोड खोल लेना है भैया। VS कोड खोल के ये मेरे पास कुछ HTML की प्री डिफाइंड फाइल्स ओपन है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ और मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ 10th क्लास के नाम से, ठीक है। आप भी इस तरह से करके फ़ोल्डर बना लेते हैं। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ भैया, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप रेपलाइट, या इसको रैपलेट कहते हैं मेरे ख्याल से, रैपलेट एक प्लेटफॉर्म है गूगल क्रोम पर, आप जाके टाइप करें, वहाँ पे आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो मोबाइल से। मोबाइल में यार एक कीबोर्ड खरीद लें भैया, 350 का आता है, 450 का आता है, एक कीबोर्ड खरीद लें कोई, ठीक है ना, इतना हाईफाई खरीदें, आपको सीखना है काम, ठीक है। जो एक हाईफाई कीबोर्ड से होता है ना, मैं अपनी बिल्कुल एक प्रैक्टिकल, एक बिल्कुल रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि भैया जो महंगे महंगे कीबोर्ड से आता है ना, वो 450 के कंप्यूटर से कीबोर्ड से भी हो जाता है। ये बिल्कुल, आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, कमांड्स देनी है, शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, टाइपिंग करनी है, भैया वो 350 के कीबोर्ड से हो जाता है। इतना कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। महंगे महंगे कंप्यूटर्स ले लेना। अब शायद मेरे खिलाफ हो जाए वो लोग जो गेमिंग करते हैं, लेकिन जो हक है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो आपने क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेना। ओपन विद कोड करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका सेटअप है वो मैंने पहले ही प्री डिफाइंड कर दिया हुआ है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो बिल्कुल इससे ऊपर ही होगी मेरे ख्याल से, आप उसको देख लें, ठीक है। उसमें मैंने बताया किस तरह से VS कोड को इंस्टॉल करना है। और आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि VS कोड में C प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन सी एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, क्योंकि वो मैंने नहीं बताया था, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से एक फोल्डर क्रिएट करके VS कोड को ओपन कर लिया। ये साइड पे आपको बार नज़र आ रहा है, ये एक्सटेंशंस वाला, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको जो एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है ना, वो तो मैंने प्री डिफाइंड की हुई है। ये C अवर C++, ठीक है। आप ऐसे टाइप करोगे C अवर C++, तो वो आ जाएंगी C अवर C++, ठीक है। तो जब आप ये टाइप करोगे ना, तो आपके पास जो होंगी ना, वो आ जाएंगी, एक्सटेंशंस आ जाएंगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये डिसेबल और अनइंस्टॉल का बटन ही आपको नज़र आ रहा होगा, आपको लिखा आ रहा होगा इंस्टॉल, आपने उस पर क्लिक कर देना है। कोई हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट कर लेना किसी का, ठीक है, और फिर ये एक्सटेंशंस को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको आप कर लोगे ना C अवर C++, सिर्फ इतना ही नाम है इसका। तो इसके साथ ये जो है ना C अवर C++ एक्सटेंशन पैक, C अवर C++ थीम्स, ये ऑलरेडी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन करनी है जिसका नाम है कोड रनर। कोड रनर एक पॉपुलर एक्सटेंशन है। और ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ना राइट साइड पे टॉप पे, ये जिस पे मैंने अभी पॉइंट आउट किया हुआ है, ये असल में आपको कोड को डायरेक्ट रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो इसी एक्सटेंशन की वजह से होता है, वरना तो आपको 4-5 कमांड अलग से लिखनी पड़ती है, तो उस झंझट से बच जाओगे, ठीक है, रन कोड पे क्लिक करने हुए। इसके अलावा आप एक और जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लेना, VS कोड आइकन्स। ये VS कोड आइकन्स क्या करता है, थोड़ा कूल बना देता है आपके प्रोग्राम को। मैं दिखाऊंगा किस तरह से, थोड़ा फॉर्मेट अच्छा कर देता है, थोड़ा आइकन्स को ज़बरदस्त, मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये भी जो आपको इसमें टैब्स नज़र आ रहे हैं, सेट फाइल आइकन थीम, डिसेबल एंड अनइंस्टॉल, ये आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, आपको इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा होगा, आप जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है ये। अब हम देख लेते हैं भैया किस तरह से हमें जो है प्रोग्राम करना है। तो ये एक्सटेंशन के बटन पे आपने क्लिक किया था, इसको दोबारा क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। आप ये फाइल के एक्सप्लोरर, इसे फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका वही फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर ये जो फाइल का बटन नज़र आ रहा है ना, न्यू फाइल, तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। और आप अपना, आज हमारा पहला प्रोग्राम होने लगा है, तो जो चीज़ें मैंने आज की वीडियो में पढ़ाई उन्हीं की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताऊँगा। देखें, नाम रख लेते हैं फर्स्ट डॉट, अच्छा नाम रखना है फर्स्ट, कुछ भी रखो, लेकिन एंड पर .c लाजमी लगाना। आप पूछोगे सर ये क्या, .c का मतलब है C फाइल की एक्सटेंशन। होता है ना, मूवी देखते हो तो .mp4, गाना सुनते हो तो .mp3, ठीक है ना। इसी तरह से इमेज होती है तो उसकी .jpg, ठीक है, .jpeg, .webp, इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ना डॉट से, ये बताती है कि ये जो फाइल है ना फर्स्ट, इसमें C प्रोग्राम है, ठीक है। तो एक्सटेंशन डिफाइन करती हैं कि किस किस्म का डेटा फाइल में स्टोर है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट यानी नाम, फिर आपने लिख देना .c, ठीक है। सो बहुत इजी है, .c आप लिखोगे तो यार
क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपको सी का आइकन नज़र आ रहा है ना, सी का आइकन, ये इसी वजह से हो रहा है, VS कोड आइकन्स की जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है उस वजह से। इसके बाद पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ। आपने ये कोड लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये हेडर फाइल है। मैं बताऊंगा हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हैश इंक्लूड, ठीक है, और फिर आपने लिख लेना है conio.h, ठीक है। सो stdio.h का क्या मतलब है? पहली हेडर फाइल, इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड, यानी std का है स्टैंडर्ड, i का मतलब है इनपुट और o का मतलब है आउटपुट, ठीक है। और ये जो .h है ये एक्सटेंशन है, और .h एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ये एक हेडर फाइल है, h फॉर हेडर फाइल। देखें जिस तरह c फाइल की हमारी एक्सटेंशन थी ना .c, इसी तरह हेडर फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन होती है .h। वो मैंने बात की था ना रिजर्व वर्ड्स की, कीवर्ड्स की, तो भैया रिजर्व वर्ड्स होते क्या हैं? अगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो वो अल्फाज कहाँ पड़े हैं? वो इन हेडर फाइल्स में है, ठीक है, वो इन हेडर फाइल्स में है, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली देखें तो कंसोल इनपुट आउटपुट, CON से मुराद है कंसोल, I से मुराद है इनपुट और O से मुराद है आउटपुट। और ये जो .h है वो क्या इंडिकेट करता है, ये आपने कमेंट में करना है भैया। जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट लाजमी करे, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना होता है इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद आपने ये पैरेंथेसिस लगानी होती है, इन गोल ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट्स दूसरी तरह की आपको नज़र आ रही है ना, इन्हें कहते हैं करली ब्रासेस। क्या कहते हैं इन्हें? करली ब्रासेस, ठीक है, ये करली ब्रासेस। और इन करली ब्रासेस के दरमियान आपने जो लिखना है वो लिखना है रिटर्न ज़ीरो भैया, रिटर्न ज़ीरो, ओके। तो ये हो गया यार फॉर्मेट। मैं ये लिख भी देता हूँ कि इन गोल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं और इन दूसरी ब्रैकेट्स को करली ब्रासेस कहते हैं। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ गोल ब्रैकेट्स मीन पैरेंथेसिस एंड ये जो करली ब्रासेस हैं इनको हम कहते हैं करली ब्रासेस, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कमेंट्स का इस्तेमाल भी कर लिया, शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैंने कमेंट्स क्या बताए थे? अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की कोई भी स्टेटमेंट रन ना हो तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना इन गोल ब्रैकेट्स के आगे मैंने लिखा है पैरेंथेसिस, ये पूरी स्टेटमेंट ग्रीन हो गई है। अगर ये जो पहले मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया है ना, इसको मैं हटा दूँ ना, ये ब्लैक हो जाएगी। तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश ही कमेंट है, ये इस स्पेसिफिक लाइन को कमेंट बना देते हैं, यानी ये ऐसी स्टेटमेंट हो गई है कि जो रन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से ये करली ब्रासेस भी ग्रीन हो गई हैं, तो वो इन्हीं डबल फॉरवर्ड स्लैश की वजह से जो कि कमेंट्स हैं। और इस तरह का जो कमेंट्स होता है वो कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट्स। क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है जी, सिंगल लाइन कमेंट्स। यूजुअली आप तो सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इतने बड़े नोट्स वैसे भी प्रोग्राम में प्रेफरेबल नहीं होते, एक सिंगल लाइन पर ही आप स्टेट कर देते हो कि इस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन बहुत कम, रेयरली मैं कहूँगा, बल्कि ना ही समझो, 99.9% तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स, यानी अगर आपने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो मल्टीपल लाइन्स पे कंसिस्ट है, यानी वो एक से ज़्यादा लाइन्स पे आ रही है, तो आप मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से अगर मैं लिखना चाहता हूँ हाय माय नेम इज़ फरहान अहमद, भैया अपना नाम लिख लेना, ठीक है। आई एम करंटली परसू BScs फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनी लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड माई करंट GPA is going 3.27, ठीक है। और क्या लिखें यार, अपने बारे में कुछ भी लिख लेना, मैं रैंडम सा, ठीक है,
ये लेट से ही है, पता नहीं क्या टाइप कर दिया, बहरहाल आपको समझाने के लिए। अब अगर इन मल्टीपल लाइन कमेंट्स को आप कमेंट करना चाहते हैं, यानी इन मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम का पार्ट ना हो, रन ना हो, तो आपने इसके पहले लिखना है एस्टेरिस्क, ठीक है, या एस्टेरिस्क बाद में लिखना है मेरे ख्याल से, जी बाद में लिखना है, ये बाद में लिखा, और यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है एस्टेरिस्क यहाँ पे ये, ठीक है, पहले फॉरवर्ड स्लैश देन एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क का मतलब होता है ये स्टार, वो कोड नहीं मिलाते, स्टार हैश कोड वो क्या मिलाते हो बैलेंस करते हुए, तो वो वाला लिखना है, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्टेरिस्क कहते हैं। तो ये सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लेना है, देन आपने एस्टेरिस्क लिखना है, और जो भी आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हो वो आप लिखो, और जब कमेंट ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर दोबारा से एस्टेरिस्क मेंशन करके आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लिख दोगे, तो ये आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम देखोगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, ज़्यादातर आप सिंगल लाइन कमेंट्स को ही देख रहे होंगे, ठीक है जी। सो ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है, इसे मैं सही कर लेता हूँ। स्पेलिंग्स पे मत जाना यार, स्पेलिंग्स पे मत जाना, ठीक है, मेरा मकसद आपको समझाना है, यहाँ मैं डिक्शनरी नहीं लिखने बैठा। तो कीवर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने आपको एसटीडी का बता दिया, कॉनियो का बता दिया, मैंने पैरेंथेसिस कर्ली ब्रासेस का बता दिया, मल्टीपल लाइन कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स का बता दिया आपको, और यार ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। बेसिकली ये कमेंट्स को इग्नोर कर देना, इस पार्ट्स को इग्नोर कर देना, बस ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है। इसको हटाने के बाद जो हिस्सा बचता है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप लिखते हो हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब होता है, ये जो हैश होता है ना, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, और जब इसके साथ आप इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो ये बन जाता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, ये लिख लेना भैया, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। क्या होता है कि ये जो हैश इंक्लूड है ना, ये होता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको मदद देती है क्या करने में, हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करने में, ठीक है, क्योंकि आप इन हेडर फाइल्स में उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो पहले से प्रीडिफाइंड हैं, जिनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना लाजमी है, ठीक है ना। होता है ना कि भैया अगर किसी को मैच में खिलाना है और बैट उसका है तो वो कहता है मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो इसी तरह से हेडर फाइल्स कहती है अगर मेरे रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं भैया, मेरे रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं तो मुझे प्रोग्राम में मिलाओ पहले। तो मिलाने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मेन फंक्शन। ये मेन कीवर्ड है जो इन हेडर फाइल से आता है, और इसके आगे पैरेंथेसिस लगाई हैं जो ये डिनोट करती हैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। और जब आप किसी फंक्शन के पहले लिखते हो ना इंट, याद रहे इंट से मुराद होता है इंटीजर टाइप का डेटा। अब कहोगे भैया इंटीजर टाइप का डेटा क्या है, और भैया नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे तो प्लस के हो या तो नेगेटिव हो, -1 -2 -3 -4 हो, कुछ भी हो। तो किसी भी फंक्शन से पहले जब इंट लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब है वो फंक्शन कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद जो चीज़ वापस देगा, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद कुछ चीज़ वापस देगा, तो वो इंटीजर टाइप की है, वो नंबर्स टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इन कर्ली ब्रासेस के दरमियान, ये जो लिखा है ना रिटर्न जीरो, जीरो क्या है, इंटीजर नंबर, तो रिटर्न कर रहा है, यानी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद मेन फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो जीरो है। और जीरो क्या है, एक नंबर है, और नंबर को प्रोग्रामिंग में किस तरह से डिनोट किया जाता है, इंट कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं आया समझ तो वापस से पीछे करके दोबारा से देखो, ठीक है। तो ये था भैया स्ट्रक्चर, हेडर फाइल्स हो गई, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, पैरेंथेसिस क्या होती है, कर्ली ब्रासेस क्या होती है, ये मेन फंक्शन क्या चीज़ है, और इसके पीछे जो इंट लिखा है उसका क्या मतलब है, और ये जो अंदर रिटर्न जीरो लिखा हुआ है बिल्कुल एंड वाली स्टेटमेंट, तो इसका क्या मतलब है। अब आखिरी चीज़ रह गई जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर।
स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर से मुराद है जब भी आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड हो ना, तो उसके एंड पर आप एक ऐसी नोटेशन लिख दें जिससे पता लग जाए कंपाइलर को कि ये एंड हो चुका है। और वो क्या होता है? वो होता है सेमीकोलन, ये वाला निशान, ये वाला, ये देखिए रिटर्न जीरो के बाद क्या लिखा हुआ है? सेमीकोलन। तो ये कंपाइलर को बताएगा कि ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हो गई है। अब आप कहोगे सर ये जो आपने पैरेंथेसिस लिखा है इसके बाद क्यों नहीं सेमीकोलन लगाया, ये सिंगल लाइन कमेंट के बाद, ये कर्ली ब्रेसेस के बाद, और ये हाय माय नेम इज फरहान अहमद, आई एम करंटली परस्यू बीएसएस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, माय करंट जीपीए इज गोइंग। सर इसके बाद क्यों नहीं लगाया? क्या वजह है इसके बाद क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया ये वो लाइन्स ही नहीं है जो कंपाइलर ने रन करनी है। ठीक है, जो रन करनी है उनके एंड पर हम स्पेसिफिक ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है सेमीकोलन है वो लगाएंगे, ताकि कंपाइलर जब इसको रन करे तो उसे पता लग जाए कि ये लाइन कहाँ पे खत्म होती है। कमेंट्स तो रन ही नहीं होने, तो जब रन ही नहीं होने, कंपाइलर ने इनको मुंह ही नहीं लगाना, तो हम क्यों बताए कि यहाँ कहाँ पे एंड होते हैं? तो इनको एंड करने की स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर्स है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ एक और दो चीज़ें हैं, वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ ना, ये जो सफ़ा आपको नज़र आ रहा है सारा, ये वाइट कलर का, ये जो सारा है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, और ये सारा कोड लिखा हुआ है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो सफ़ा है इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं यार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में #डाउट लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप मैसेजेस सर्विसेज के थ्रू पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर मैंने बायोज़ में, अपने चैनल के बायोज़ में, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक मेंशन किया है, जिस पे क्लिक करने पर आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आकर आप ये बिल्कुल फ्रीली आप सवाल पूछ सकते हैं, सर इसका क्या मतलब है, ये आपने पढ़ाया था इसका ये मतलब है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल करना है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।